तो इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रीजंस कि किन किन लोगों को ये जो हॉर्नेट 125 है ये नहीं खरीदनी चाहिए 2025 में या 2026 में। वैसे 25 तो बस खत्म ही होने वाला है, 10 दिन बचे हैं बस। तो पिछली वीडियो में मैंने वो रीज़न बताए थे कि ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम उसका अपोजिट करेंगे कि ये बाइक क्यों नहीं खरीदनी चाहिए और किन किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए, किन किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। अब जैसे यार कोई सी भी बाइक होती है ना, उसकी एक ऑडियंस होती है। सारी बाइकें ना सबके लिए नहीं बनी, किसी को कोई बाइक सूट करती है, किसी को कोई बाइक सूट करती है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो लोगों पे एकदम सेम बाइक सूट करे। जैसे इंसानों के कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे बाइकों के भी कैरेक्टर होते हैं। तो किसी को कोई बाइक पसंद आती है, किसी को कोई बाइक पसंद आती है। तो सबसे पहले तो इस बाइक के लुक्स देख लो, चारों तरफ से कुछ ऐसी लगती है देखने में। ये देखो, ये रहे इसके गोल्डन यूएसडी फोक्स, ये है इसका अलॉय व्हील रेड कलर का, और ये सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है इसमें। पेटल डिस्क मिलती है, ये फूल जैसी होती है इसीलिए इसका नाम पेटल डिस्क है। और कुछ इस तरह का मैंने इसमें लेग गार्ड लगा रखा है, ये कंपनी से ही मिलता है होंडा से। उसके अलावा कुछ इस तरह का इसमें एग्जॉस्ट मिलता है आपको, साइलेंसर, और कुछ इस तरह का पीछे वाला टायर मिलता है। ये देख लो, पीछे इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, और ये है इसकी टेल टाइडी। मतलब टेल टाइडी तो नहीं है, जो भी है पर सही है। इसमें ना टेल टाइडी लगाने की मेरे को इतनी ज़रूरत लगती नहीं है, बढ़िया लगती है पीछे से देखने में। ये इसकी चेन है, यहाँ पे इसमें साड़ी गार्ड भी आता है जो कि मैंने हटा रखा है क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देखो, ये 3 नट है ना, इनमें लगता है वो, तो वो मैंने 2-3 दिन में ही हटा दिया था। और साड़ी गार्ड हटाने के बाद बाइक ज़्यादा मस्त लगती है मेरे को। वैसे इसका साड़ी गार्ड भी बहुत मस्त आता है, वो देखने में अच्छा लगता है, पर किसी किसी एंगल से अच्छा नहीं लगता। ऊपर से फालतू का वेट क्यों बढ़ाना गाड़ी में, भारी भी होता है वो। और इस बाइक में ना आपको सेगमेंट में सबसे तगड़े सस्पेंशन मिल जाते हैं, पीछे का भी और आगे का भी। आगे का सस्पेंशन तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे एडजस्टेबल है, उसे आप अपनी मर्जी से सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हो। और ये इसमें इंजन काउल भी आता है साथ में ही, और कुछ इस तरह की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, ये देख लो। और यार इस बाइक में जब भी हम बैठते हैं ना तो सबसे तगड़ा इसका डैशबोर्ड लगता है। मतलब इस सेगमेंट में क्या, इससे ऊपर के सेगमेंट में भी आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, अलग ही लगता है। चाहे वीडियो में देख लो या वैसी आंखों से देख लो, डैशबोर्ड इसका बहुत तगड़ा है। मतलब डैशबोर्ड में तो इस बाइक को 100 में से 100 मार्क्स मिलने चाहिए, और जिसने इसे डिजाइन किया है उसको भी। और ऊपर से जो इसने कलर दे रखे हैं, इतने मस्त मस्त कलर, ऐसा रेड आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा, चाहे कोई सी भी बाइक उठा लेना 200 सीसी तक। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे बटन्स दे रखे हैं कंपनी ने इसको ऑपरेट करने के लिए, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह के बटन्स हैं। यहाँ पे होंडा का लोगो है, और यहाँ पे इसकी चाबी लगती है। तो यहाँ पे चाबी लगती है ना, वो भी देखने में मस्त लगती है बहुत ज़्यादा। नहीं तो यहाँ पे लगती है तो ऐसे चाबी चाबी चमकती है अलग से, लेकिन यहाँ बढ़िया लगती है चाबी। अब तो मेरे को यहाँ वाली चाबी देखने की आदत हो गई है। चलो यार, बहुत हो गई इसकी तारीफ़, इस वीडियो में तारीफ़ नहीं करनी। इस वीडियो में जितनी हो सके बुराई करनी है, और वो बताना है कि किन किन लोगों के लिए ये बाइक अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं अपने महंगे वाले। ये देखो, साइलेंट स्टार्ट है इसमें, होंडा वाले सभी बाइकों में देते हैं। वैसे मेरे को साइलेंट स्टार्ट इतना पसंद नहीं है, मेरे को वैसे बाइक अच्छी लगती है जो खू 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 करके स्टार्ट होती है, चाहे बाइक हो या कार हो। तो सबसे पहली चीज़, ये बाइक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है जिनकी हाइट कम है, क्योंकि इस बाइक की ना सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसकी सीट हाइट है, तो जिसकी वजह से आपके पैर ही नहीं पहुँचेंगे। यहाँ तक कि मेरी हाइट 5'7" है, लेकिन मेरे भी ऐसे पैर पहुँचते हैं, एकदम टोज़ पहुँचते हैं, बस हल्के से टच हो पाते हैं दोनों पैर, वो भी अगर मैं आगे बैठता हूँ तो। अगर मैं सीट में थोड़ा पीछे होके बैठूँ ना, फिर तो एक ही पैर टच हो पाएगा। तो इसीलिए सीट हाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, 5 फुट 3 इंच है, तब भी आप चला लोगे। और ऊपर से क्या होता है, कई लोगों का ना ऊपर का शरीर छोटा होता है, नीचे के पैर बड़े होते हैं। मेरे पैर छोटे हैं, ऊपर का शरीर बड़ा है, तो जिसकी वजह से मेरी हाइट ज़्यादा है, लेकिन मेरे पैर इतने ज़्यादा नहीं पहुँच पाते। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है हाइट, पर ठीक है, लेकिन फिर भी पैर नहीं पहुंच पाते ढंग से। ऐसे टोज तो पहुंच जाते हैं, टिप पहुंच जाती है जूतों की। तो वो आप शोरूम में जाके देख लेना आपके पैर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ पे, और दूसरी चीज़ है, ये देख लो, नील गाय। हमारे यहाँ नील गाय ऐसी घूमती रहती है। हाँ, तो मैं बोल रहा था जो दूसरी चीज़ है वो ये है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है। सेगमेंट में मेरे ख्याल से सबसे कम है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। वैसे अगर आप सिंगल बैठ के चला रहे हो फिर तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लगती नहीं है कहीं से भी, कैसे भी निकाल लो ब्रेकर में। लेकिन जैसे ही इसमें 2 बैठ जाते हैं ना, फिर ये लगने लग जाती है। फिर तो थोड़ा सा भी ब्रेकर होता है ना, उसमें भी कभी टच हो जाती है, कभी नहीं भी होती।
लेकिन ये है कि 2 लोग बैठ जाते हैं फिर टच होती है ये। इसका जो स्टैंड है ना, सेंटर स्टैंड, वो टच होता है, बाकी वैसे बॉडी वॉडी कहीं से टच नहीं होती, बस स्टैंड टच होता है इसका। तो एक ये चीज़ है इसमें बेकार। अगर आपके यहाँ रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, ब्रेकर हैं बहुत बड़े बड़े, तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वो भी जब आप 2 लोग बैठ के चलाओगे। अगर सिंगल चलाओगे फिर तो कहीं नहीं लगेगी है, फिर तो कैसे भी निकाल लो, फिर तो आप ब्रेकर में कुदा भी दोगे जब भी नहीं लगेगी। पर 2 में लगती है ये। अब जैसे एक्सट्रीम है वो नहीं लगती 2 में भी, उसकी तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा। और ऊपर से उसमें इंजन काउल वगैरह भी नहीं आता कंपनी से, तो इसलिए और ज़्यादा उसकी ग्राउंड क्लियरेंस लगती है देखने में। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसको थोड़ी कंफर्टेबल बाइक चाहिए, उसे स्पोर्टी फील से कोई लेना देना नहीं है, ना हैंडलिंग से कोई लेना देना है, उसको चाहिए बाइक कंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोग जो इस सेगमेंट की बाइक लेते हैं ना, वो पहली बार बाइक ले रहे होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता ये जो 125 सीसी में स्पोर्ट्स जैसी दिखने वाली बाइकें होती हैं, ये इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। चाहे आप कोई सी भी देख लो, ऐसा हो सकता है कि एक थोड़ी कम अनकंफर्टेबल होगी, दूसरी थोड़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन कंफर्टेबल तो कोई सी भी नहीं होती, चाहे एक्सट्रीम हो, रेडर हो या फिर ये हो हॉर्नेट 125। अगर हम इन तीनों बाइकों में से देखें ना, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वैसे रेडर है, फिर एक्सट्रीम और फिर ये हॉर्नेट 125। लेकिन रेडर में भी थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है, इसमें भी थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है, तो एक ये चीज़ तो है ही दोनों बाइक में। एक्सट्रीम में थोड़ा हम सीधा बैठते हैं, लेकिन एक्सट्रीम की भी जो पिलियन सीट है वो बहुत अनकंफर्टेबल है, और ड्राइवर सीट भी उसकी थोड़ी छोटी है अगर आप कंपेयर करो हॉर्नेट 125 से। लेकिन ये है कि एक्सट्रीम में आपको अपराइट पोजीशन मिलती है, जो कि रेडर और हॉर्नेट में नहीं मिलती। रेडर में भी थोड़ा झुक के ही बैठना पड़ता है, और इसमें भी थोड़ा झुक के ही बैठना पड़ता है। तो इसीलिए ये बाइकें उतनी कंफर्टेबल नहीं है जैसे स्प्लेंडर वगैरह होती है, एकदम सीधा बैठ के अपना मस्त चलते रहो धीरे धीरे। अगर आपको उस हिसाब का कंफर्ट चाहिए तो फिर आपके लिए ये बाइकें नहीं है। स्पोर्ट्स बाइकें कोई सी भी नहीं है फिर आपके लिए। भले ही स्पोर्ट्स बाइकों की सीट कितनी भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, लेकिन हालत ख़राब हो ही जाती है, ट्रैफिक वगैरह में हाथ दर्द हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो झुकना ही पड़ता है। चाहे आप अपाची क्यों ना ले लो, उसमें भी थोड़ा सा झुकना पड़ता है। अपाची 164V की बात कर रहा हूँ, और 2V भी ऐसी है, वो भी है तो कंफर्टेबल, लेकिन झुक के तो बैठना पड़ता है, हाथों में दर्द तो होता ही है। बाकी 125 सीसी में जो सबसे ज़्यादा जिसमें हार्ड सीट, हार्ड सस्पेंशन मिलते हैं, वो यही बाइक है। उसका इसको फ़ायदा भी मिलता है और कहीं कहीं जगह नुकसान भी मिलता है। नुकसान इसी में मिलता है कि थोड़ा कंफर्ट कम हो जाता है। फ़ायदा ये होता है कि हैंडलिंग तगड़ी मिलती है, बाइक रोड पे जम के चलती है। टायर पतले हैं इसके, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी एक्सट्रीम से ज़्यादा है। एक्सट्रीम में बल्कि सेगमेंट में सबसे चौड़े टायर आते हैं, पर स्टेबिलिटी के मामले में कभी भी नाप लेना, और वो स्टेबिलिटी इसको इसके सस्पेंशंस की वजह से मिलती है और इसके राइडिंग पोस्चर की वजह से। वही है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये देखो TVS की रोनिन, इसमें भी USD फोक्स है। USD फोक्स यार मस्त लगते हैं देखने में, एक तो दूर से ही चमकते हैं गोल्डन गोल्डन कलर के। वैसे तो ब्लैक कलर के भी आते हैं कई बाइकों में, पर गोल्डन कलर के ज़्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में, बाइक की लुक इन्हेंस कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी ज़िंदगी में पहली बार कोई स्पोर्ट्स बाइक लेने वाले हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी वैसे तो जैसे यहाँ पे रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और मेरी हॉर्नेट तो यार ये देखो ऐसे रास्तों में ही चलती है पूरे दिन भर। पूरे दिन भर क्या, जितनी ये किलोमीटर चली है ना, सारे इसी में ही चली है ये 95%। लेकिन आज तक भी बाइक में रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, कोई पैनल इसका हिलता डुलता नहीं है, सब कुछ एकदम मस्त है। और रोज़ मैं सुबह सुबह इससे ब्रेकर कुदाता हुआ ले जाता हूँ, क्योंकि लेट हो रहा होता हूँ काम पे जाने के लिए, तो मजबूरी में खुदानी पड़ जाती है ब्रेकरों में। जिस टाइम हम लेट हो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम एक एक मिनट बहुत कीमती हो जाता है, तो एक एक मिनट बचाने के लिए बाइक कुदा देता हूँ। फिर लास्ट में सोचता हूँ मैं क्यों कुदा रहा हूँ अपनी बाइक, इतने तो पैसे नहीं मिलने जितने मैं खर्च कर दूंगा अगर बाइक टूट गई तो। स्टैंडर्ड छोले भटूरे, कृपया टोकन पहले ले। अच्छा ठीक है। और यार अब ना कंपटीशन में हर बाइक में डबल डिस्क ब्रेक आ चुकी है, लेकिन हॉर्नेट में अभी भी आपको डबल डिस्क ब्रेक नहीं मिलती। कोई ऐसा वेरिएंट नहीं आता जिसमें डबल डिस्क ब्रेक आती हो। फ्यूचर में हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल नहीं आया है, तो इसीलिए ब्रेकिंग इसकी सेगमेंट में अब सबसे कम हो चुकी है। वैसे तो जो और बाइक्स भी है उनके भी वेरिएंट आते हैं जिसमें पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है, लेकिन ये है कि उनमें ऑप्शन है कि आप टॉप मॉडल ले सकते हो, उसमें आपको आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। तो इसमें भी डबल डिस्क ब्रेक आनी चाहिए, भले ही सिंगल चैनल ABS हो, लेकिन डबल डिस्क ब्रेक तो होनी ही चाहिए।